कांग्रेस में एक बार फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर वापसी की मांग तेजी से उभरी है। अध्यक्ष पद के छोड़ने पर 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद राहुल गांधी शायद ये भूल चुके होंगे कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में क्या क्या लिखा था। इसलिए संभव है कि वे फिर से सोनिया गांधी की जगह पार्टी की कमान थाम ले। उसके लिए पूरा माहौल तो पार्टी के नेता ही बना चुके हैं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे बड़ी समस्या टीम बनाने की होगी, क्योंकि राहुल गांधी से जुड़े ज्यादातर नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर किनारे लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के आम चुनाव की चुनौती के लिए मई 2019 में राहुल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से उनकी टीम के सदस्यों ने पार्टी या अपने पदों को छोड़ दिया था। हरियाणा में अशोक तंवर, त्रिपुरा में प्रद्योत देव बर्मन और झारखंड में अजय कुमार जैसे राज्य इकाई प्रमुखों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। 2015 में दिल्ली प्रमुख नियुक्त किए गए अजय माकन ने 2019 चुनावों से पहले पद छोड़ दिया। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पूर्व मध्य प्रदेश के सहयोगियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ लंबे समय तक दरार के बाद मार्च में भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी द्वारा ही नियुक्त किए गए लोगों ने भी अपने पद छोड़ दिए। उनके पार्टी छोड़ने की अफवाहें अभी खत्म नहीं हुई हैं। राहुल गांधी द्वारा अध्यक्ष पद छोड़े जाने के बाद से 13 महीनों में टीम के इतने सारे सदस्य क्यों चले गए? निरुपम ने एक सवाल का जवाब दिया। क्या ये एक संयोग है कि ऐसा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति या राजनीति है? माना जा रहा है कि गांधी द्वारा चुनी गई टीम को कांग्रेस पार्टी के भीतर पुराने लोगों द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। बता दें कि बीते 24 जून को CWC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राहुल गांधी को फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने की पैरवी करने के बाद पार्टी के भीतर एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव CV चंद रेड्डी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जल्द सौंपी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलवाई ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इतने जोरदार ढंग से उठा रहा हो। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि ये सिर्फ मेरी भावना नहीं है। केपी शर्मा ओली अब अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं। विपक्ष तो ओली पर हमलावर है ही, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ओली के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि भारत के तनाव सिर्फ और सिर्फ ओली की वजह से बढ़े हैं। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में अंतिम दिन इस्तीफे की मांग के डर से PM ओली शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी के चेयरपर्सन पुष्प कमल दहल प्रचंड और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने PM ओली की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक कदम बताया। जिस पार्टी ने नेपाल के मानचित्र में संशोधन करके PM ओली की तारीफों के पुल बांधे थे, उसी ने उन्हें सबसे विफल प्रधानमंत्री करार दिया। बैठक के आखिर दिन भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर चर्चा की गई, जिसमें स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता में विफल रहने को लेकर ओली प्रशासन की आलोचना की। पार्टी ने आरोप लगाया कि PM ओली के कार्यकाल में भारत नेपाल के संबंध सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। बैठक में नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में ओली सरकार के फेल होने का आरोप भी लगाया था। बैठक के दौरान आशा थी कि PM ओली जरूर शामिल होंगे। पार्टी महासचिव विष्णु पोडेल ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री अपने काम में व्यस्त हैं और वे बाद में शामिल होंगे, लेकिन बैठक खत्म होने तक वो नहीं आए, जिसके बाद सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने समय बाद हो रही पार्टी की बैठक में PM ओली ने इसे नजरअंदाज किया। शुक्रवार को बोलने वाले 18 नेताओं में एस्टा लक्ष्मी शाक्य, भीम रावल और ओली के अपने आदमी रघुवीर महासेठ सहित कई लोगों ने महत्वपूर्ण बैठक की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल उठाया। ओली को पता है कि 44 सदस्यीय स्थायी समिति में केवल 15 ही सदस्य उनके पक्ष में हैं, जिससे अगर वे बैठक में शामिल होते हैं तो उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ जाएगा। बैठक के पहले दिन ही ओली और प्रचंड के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रचंड ने जहां सरकार के हर मोर्चे पर उसे फेल होने का आरोप लगाया, वहीं ओली ने कहा कि वो पार्टी को चलाने में विफल हुए हैं। दिसंबर 2019 में आयोजित पार्टी के स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं को ओली ने टाल दिया था। उन्हें डर था कि कहीं बैठक के दौरान उनकी आलोचना न होने लगे। यही नहीं, 7 मई 2020 को होने वाली स्थायी समिति की बैठक को तो उन्होंने जबरदस्ती स्थगित करवा दिया था। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस मोदी सरकार पर मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी को भारत से भगाने का आरोप कई बार लगा चुकी है, लेकिन असल में भगोड़ा मेहुल चौकसी का असली कनेक्शन अब सामने आया है। मेहुल चौकसी पर बैंक्स की कृपा ऐसी बरसी कि वे दोनों मामा भांजे मिलकर हजारों करोड़ की रकम हड़प कर ले गए और भाग गए।
हकीकत यह है कि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर मेहुल चौकसी से भी मोटी रकम ली है। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को ये दान अपनी कंपनी नवराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए दिया था। चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले रखी है। चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। इतना ही नहीं, चीन सरकार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वित्त पोषित चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए। FBI इस पर नजर बनाए हुए है। और यूएस चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट में अमेरिका कांग्रेस में कहा गया था कि वे विदेशों में जासूसी गतिविधियों में शामिल था। पीएम राहत कोष से तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए ही गए। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय सहित 7 मंत्रालयों सहित 11 बड़े सार्वजनिक उपक्रमों से भी पैसे ऐंठे। ये सब दान तब किए गए जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी। यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए गए दान के खुलासे ने भी कांग्रेस के चेहरे से नकाब हटा दिया। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किया गया। ये पैसा उस समय दान किया गया जब सोनिया गांधी PMNRF के बोर्ड में भी थीं और RGF की अध्यक्ष भी थीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना PMNRF यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। PMNRF बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2005, 6 और 7, 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने वालों की लिस्ट शेयर की। इसमें प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का भी नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा P चिदम्बरम ट्रस्टी हैं। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया, इनके कार्यकाल में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर कैसे ले गया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बीच इस खुलासे से सनसनी फैल गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर चीन से काफी ज्यादा वित्तीय मदद मिली थी। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के दिन फिरने वाले हैं। संकेत है कि कैप्टन सरकार में न सिर्फ उनकी वापसी होगी बल्कि उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। पंजाब में आला अफसरशाही में यकायक हुए फेरबदल में बड़ा सियासी हलचल की आहट इसे माना जा रहा है। जिस तरह से करण अवतार सिंह को रिटायरमेंट देकर 2 माह पहले ही चीफ सेक्रेटरी पद से हटाकर रुखसत कर दिया गया, अचानक विनी महाजन को उनकी जगह लाया गया, उसी तरह से अब राज्य मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले बदलाव हो सकते हैं। पिछले काफी समय से अज्ञातवास में रह रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में वापसी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी इस आकलन में लगी है कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और किन मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। माना जा रहा है कि वे डिप्टी सीएम बनकर सरकार में वापसी कर सकते हैं। दरअसल ये चर्चा सिद्धू के कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जाने के बाद से ही शुरू हुई। पता चला है कि वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और पार्टी नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें फिर से स्थानीय निकाय विभाग दिए जाएं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी मंत्री का महकमा वापस लेकर सिद्धू को नहीं देना चाहते। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने उन्हें ये ऑफर दिया है। ये बिजली विभाग ले सकते हैं। ये विभाग सीएम के पास है। सिद्धू ये विभाग लेना नहीं चाहते। मई 2019 में जब कैप्टन ने उन्हें स्थानीय निकाय विभाग से हटाकर बिजली विभाग दिया था तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अब पार्टी बीच का रास्ता तलाशना चाहती है। चर्चा ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाकर बिजली महकमा दे दिया जाए। इससे कैबिनेट में उनका कद बढ़ जाएगा और किसी का महकमा भी नहीं बदलना पड़ेगा। हालांकि तकनीकी तौर पर यह फैसला लेना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जातीय समीकरण पर भी ध्यान देना है। कैप्टन के मंत्रिमंडल में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा छोड़ी गई सीट अभी खाली है।
इस सीट को लेकर राणा गुरजीत ने भी कैप्टन पर दबाव बनाया हुआ है। स्पीकर राणा केपी सिंह भी मंत्री बनने की दौड़ में हैं। कभी चीन के साथ जारी तनाव तो कभी कोरोना के नाम पर राहुल गांधी पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहते घूम रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो बड़े और गंभीर आरोप पूरे गांधी वाड्रा परिवार पर लगा रही है, उसका जवाब देने अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई सामने नहीं आया। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौन हैं। उन्हें तो सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर क्यों पीएम राहत कोष का पैसा एक बार नहीं 3 बार राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। भाजपा प्रवक्ता ने यूपीए की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष यानी PMNRF से 3 बार पैसे लेने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि PMNRF से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को गया, 3 बार PMNRF से पैसा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेने के लिए बनाया गया था। संबित पात्रा ने सोनिया और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज दोनों बेल पर बाहर हैं। ये माँ बेटे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PMNRF और राजीव गांधी फाउंडेशन, इन दोनों में ही सोनिया गांधी प्रमुख पद पर रहीं। सोचिए कांग्रेस कैसे कैसे भ्रष्टाचार करती है। संबित पात्रा ने कहा कि रामेश्वर ठाकुर इसके ऑडिटर थे। नियम कहता है कि हर 3 साल में ऑडिटर बदला जाएगा, लेकिन रामेश्वर ठाकुर को नहीं बदला गया। संबित पात्रा ने कहा कि जरा रामेश्वर ठाकुर का प्रोफाइल देखिए कि आखिर इन्हें क्यों नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनको क्या क्या बनाया। 2 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, ओडिशा और कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। कभी बीमारी तो कभी कोरोना का बहाना बनाकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से बचते रहे अहमद पटेल से पूछताछ करने ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई और घंटों पूछताछ की। ईडी टीम ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PMLA के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया। इसके पहले ईडी ने 2 बार पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनका कहना यह था कि वे सीनियर सिटीजन हैं और कोविड-19 गाइडलाइन के कारण पूछताछ के लिए नहीं आ सकते। इसके बाद एजेंसी ने अपनी एक टीम को पूछताछ के लिए उनके घर भेज दिया। संदेशरा भाइयों ने भारतीय बैंकों को नीरव मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा चूना लगाया है, ये दावा है ईडी का। इस केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों का कहना है जांच में स्टारलिंग बायोटेक लिमिटेड, संदेशरा ग्रुप और इसके मुख्य प्रमोटर्स नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, जबकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए का झटका देने का आरोप लगा है। सीबीआई ने 5,383 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के आरोप में कंपनी और उसके प्रोमोटर्स के खिलाफ अक्टूबर 2017 में FIR रजिस्टर की थी। उसके बाद ईडी ने भी मुकदमा दायर किया। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान पता चला कि संदेशरा ग्रुप के विदेशों में स्थित कंपनीज ने भारतीय बैंक्स की विदेशी शाखाओं से 9,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। जांच अधिकारी ने कहा कि SBL ग्रुप भारतीय बैंकों के रुपए के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी लोन लिए थे। ग्रुप को आंध्र बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंक्स के कंसोर्शियम ने लोन पास किया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि लोन से मिली रकम का अनुमति से इतर इस्तेमाल किया और कुछ रकम को फर्जी देसी विदेशी कंपनीज को इधर उधर ट्रांसफर किए। मुख्य प्रोमोटर्स ने कर्ज की रकम न केवल नाइजीरिया में अपने तेल के कारोबार में लगाई, बल्कि इसका निजी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने SBL संदेशरा ग्रुप को 9,778 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने न सिर्फ मेहुल चौकसी जैसे घोटालेबाजों से पैसे लिए, बल्कि आतंक का पाठ पढ़ाने वाले जाकिर नाइक से भी पैसा लिया। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पूरे 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। भारत से भागकर मलेशिया में छिपकर बैठे जाकिर नाइक से पैसे लेने का खुलासा होने के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जाकिर नाइक के NPO से चंदा लिए जाने को लेकर बचाव करते दिखे, लेकिन उन्होंने माना कि ये चंदा अवांछित था। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा कि उसने कोई चंदा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF से नहीं लिया, लेकिन 50 लाख का चंदा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया, जिसे कुछ महीने पहले वापस कर दिया गया।
राजीव गांधी फाउंडेशन के दावों को झुठलाते हुए IRF का कहना है, हमने राजीव गांधी फाउंडेशन को ही 2011 में 50 लाख का चंदा दिया था, जो अब तक हमें नहीं लौटाया। अब IRF का दावा सही है या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन का, इस बात का फैसला तो हो ही जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर हैं और मनमोहन सिंह ट्रस्टी। मतलब जो टीम राजीव गांधी फाउंडेशन को चलाती है वही इस ट्रस्ट को भी। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि IRF का चंदा वांछित था और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चंदा तब लिया गया था जब जाकिर नाइक की हकीकत का खुलासा नहीं हुआ था। इस डोनेशन का पता तब चला जब ढाका विस्फोट में पहली बार ये बात सामने आई कि आतंकी जाकिर नाइक से प्रभावित था। जाकिर नाइक से प्रभावित करीब 50 आतंकी इस वक्त देश की जेलों में हैं। सिंघवी कांग्रेस के बचाव में जो भी तर्क दें, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने घोटालेबाजों और आतंक का पाठ पढ़ाने वालों तक से पैसे लिए। मतलब साफ है। संजय राउत के अंदाज में कांग्रेस के तिहाड़ रिटर्न नेता पी चिदंबरम राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने सामने आए और कहा, अगर RGF चीन को पैसे वापस लौटा दे तो क्या चीन सीमा से पीछे चला जाएगा? इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस से सोनिया गांधी से सिलसिलेवार 10 कड़े और बड़े सवाल पूछे। JP नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ट्वीट करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदंबरम कहते हैं कि फाउंडेशन पैसे लौटा देगा। देश के पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हों, उनके द्वारा ये स्वीकारना होगा कि देश के अहित में फाउंडेशन ने नियम की अवहेलना करते हुए फंड लिया। JP नड्डा ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सेनाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल किया कि RCEP का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच सटीक संबंध क्या हैं? दोनों के बीच टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित MOU क्या है? देश जानना चाहता है। JP नड्डा ने साफ साफ पूछा, PM नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनको राहत पहुंचाने के लिए है, उससे 2005-8 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? हमारे देश की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। UPA शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों, सेल, गेल, SBI, अन्य पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। उन्होंने कहा, मेरा कांग्रेस से सवाल है कि मेहुल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया? मेहुल चौकसी को लोन देने में मदद क्यों की गई? JP नड्डा ने कहा कि सवाल किया कि 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किए। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बताए कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। गांधी परिवार द्वारा किए गए कामों के बारे में 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरह से अपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया।